तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कुछ लोग कॉलेज के गेट को तोड़कर अंदर घुस आए थे और उन्हें ढूंढने के लिए प्रोफेसर मेलिन ने वॉचमैन को कॉल करके उसे अपना कोटोडोमा बंद करने को कहा था ताकि वो अपना वैक्यूम स्नेक यूज कर पाए, और वॉचमैन इसके लिए राजी भी हो गया था। अब आगे हम नुओ और मिंग फई को देखते हैं जो माउंटेन के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मिंग फई नुओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि सैंग और एकी एक मिशन के दौरान मारे गए हैं, क्या तुम उन दोनों को जानती थी? जिस पर नुओ कहती है कि हाँ, और असल में हमारे प्रोफेसर भी मारे जा चुके हैं। वो शुरुआत में मेरे टीचर थे और मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन कॉलेज ने उनकी मौत की खबर सबके सामने नहीं लाया और सबको ऐसा बोल दिया गया कि वो अभी किसी दूसरे मिशन पर गए हैं। ये सुनकर मिंग फई कहता है कि क्या पता शायद वो सच में किसी मिशन पर गए हो, जिसके जवाब में नुओ कहती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो मर जाएंगे तब कॉलेज इसकी खबर अनाउंस नहीं करेगा, पर उस दिन ये खबर आएगी कि वो एक न्यू मिशन के लिए बाहर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं भी कभी मरती हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि सबको लगे कि मैं किसी मिशन से बाहर हूँ। ये सुनकर मिंग फई पूछता है कि क्या इस कॉलेज में सबको मौत की खबर से इतना डर लगता है? जिस पर नुओ कहती है कि हाँ, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद वापस लौट जाते हैं और ड्रैगन की असलियत से अनजान होने का नाटक करते हैं, और जो रुकते हैं उनके पास रुकने के लिए कोई वजह होती है। अब मिंग फई जब नुओ से उसके रुकने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि मैं घर से भागना चाहती थी। दूसरी तरफ हम नाइट वॉचमैन को देखते हैं जो अभी अपने कोटोडोमा को बंद कर रहा होता है, और जैसे ही वो पूरे कॉलेज से अपने कोटोडोमा का इफेक्ट बंद करता है तो सभी स्टूडेंट अपने अपने कोटोडोमा को यूज कर पाते हैं। तभी प्रोफेसर मेलिन अपने वैक्यूम स्नेक को पूरे कॉलेज में भेज देते हैं और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम उन घुसपैठियों में से एक लड़के को देखते हैं और वो फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था जो उसे रास्ता बता रही थी। वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचते ही लोअर ग्राउंड फ्लोर का एंट्रेंस ढूंढना होगा, और फिर वो लड़का एक घर के ऊपर पहुंचकर वहाँ से नीचे जंप करके एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। आगे वो एक गेट के पास पहुंचता है और वहाँ पर उसे वो लड़की कहती है कि यहाँ पर तुम्हें जो ब्लैक कार्ड दिया गया है उसका यूज करो, और जब वो लड़का अपना कार्ड स्वाइप करता है तो वो गेट खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीजर अपने कोटोडोमा का यूज करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कुछ घुसपैठिए अभी उसके बिल्डिंग के अंदर इनविजिबल होकर घुस गए थे। तभी सीजर जुहांग को कॉल करके उससे पूछता है कि मेरे शिकार अभी पहुंच गए हैं, इसीलिए चलो बेट करते हैं कि कौन फाइट जल्दी खत्म करेगा। जिस पर जुहांग कहता है कि उसकी क्या जरूरत है, तो सीजर कहता है कि ठीक है, चलो फिर अपना काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल आयन हर्ट काउंसिल के सभी मेंबर्स को जल्दी से लाइब्रेरी के बाहर निकल जाने को बोलती है। तो जब एक लड़की जिहांग को भी आने के लिए कहती है तो जिहांग कहता है कि इस ऑर्डर में मैं शामिल नहीं हूँ। ये सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी वहाँ पर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और जिहांग को छोड़कर बाकी सभी लायन हर्ट काउंसिल के मेंबर को बाहर चले जाने का ऑर्डर मिलता है। आगे वो लड़की जिहांग से हाथ मिलाकर उसे सेफ रहने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो घुसपैठिए सीजर के ग्रुप के बीच में से इनविजिबल होकर जा रहे थे। तभी एक लड़का उनके कैप्टन से कहता है कि आपने बोला था हमें कोई देख नहीं सकता, पर ऐसा क्यों लगता है जैसे वो लड़का हमारी तरफ देखकर हंस रहा हो। जिस पर उनकी कैप्टन कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, पर तभी अचानक से वहाँ पर म्यूजिक बजने लग जाता है और सीजर कहता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और तभी वो घुसपैठिए समझ जाते हैं और वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। फिर उनकी कैप्टन अपना हेलमेट उतारकर सीजर से कहती है कि जहाँ तक मैंने सुना था तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, और आज मैंने देख भी लिया। जिस पर सीजर उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम माई साका तोकू है और मैं एकी की बहन हूँ। जिस पर सीजर कहता है कि माफ करना, लेकिन एकी अब जिंदा नहीं बची। तो मैं कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम बचपन से अलग अलग बड़े हुए हैं, तो हम दोनों में ऐसा कोई प्यार नहीं था। फिर सीजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो वो कहती है कि मैं किंग ऑफ ब्रोंज एंड फायर का बोन ब्रीडिंग वेस वापस लेने आई हूँ, जो यहाँ पर कुछ 1 घंटे पहले पहुँचा होगा। और तभी अचानक से जैसे ही सीजर का सॉन्ग खत्म होता है वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और सब गन से फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक झटके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ सीजर और मेई को छोड़कर वहाँ पर सब नीचे गिर गए थे। फिर मेई कहती है कि अभी तुम्हारे सारे डिफेंस आर्मी कॉलेज से बाहर हैं और अभी कॉलेज में सबसे स्ट्रॉन्ग तुम और चू जिहांग ही बचे हो, और मेरा काम सिर्फ तुम्हें यहाँ रोक कर रखना है। मैं तुम्हें हमारे फाइट में एक एडवांटेज दूंगी, इसीलिए तुम चाहो तो रूम की लाइट्स ऑफ कर सकते हो। ये सुनकर सीजर नॉर्मा को रूम की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है, और जैसे ही वहाँ अंधेरा होता है सीजर अपने कोटोडोमा का यूज करके उस लड़की के मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है वो लड़की वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। इस तरफ जिहांग लाइब्रेरी के अंदर अकेला बैठा था और तभी रूम के अंदर एक और लड़की आती है जिसे देखकर जिहांग समझ जाता है कि ये दुश्मन है। वो लड़की कहती है कि मेई ने मुझे बोला था कि तुमसे जरा बचकर रहने, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। फिर हम देखते हैं कि तीनों प्रोफेसर ये सब होते हुए देख रहे थे, जिस पर प्रोफेसर गूडे पूछते हैं कि आखिर जिहांग कौन सा कोटोडोमा यूज करता है। जिस पर एक प्रोफेसर कहते हैं कि कोटोडोमा के बारे में सिर्फ उसके टीचर या हेडमास्टर को ही पता होगा, इसीलिए तुम इसके बारे में नहीं पूछ सकते। तभी जिहांग अपना कोटोडोमा स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके चारों तरफ फ्लेम्स निकलने लगते हैं और पूरा बिल्डिंग आग से जलने लगता है। पर तभी वो लड़की भी सेम कोटोडोमा यूज
यूज करती है, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इधर वो लड़का गेट के अंदर घुस आया था, पर तभी अचानक से एवा उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारी अथॉरिटी मुझे ये बोलती है कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करूं, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दे सकती हूँ कि लेट होने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इतनी मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ, तो अभी वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे वो लड़का एवा से रास्ता पूछता है, जिस पर एवा उसे रास्ता बताते हुए कहती है कि यहाँ से 35 सालों तक कोई नहीं जा पाया, लेकिन अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इतना सुनकर वो लड़का वहाँ से अंदर चला जाता है। आगे वो उस रास्ते से जाते वक्त कॉल पर उसी लड़की से बात कर रहा था, जो उससे कहती है कि तुम सिर्फ थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पहुँचने वाले हो और इतना दूर आने के लिए तुम्हारा इनाम भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है और वो लड़का पानी के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फोन नीचे डूब जाता है। अब वो लड़का उस फोन को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है, जहाँ उसे एक और गेट मिलता है। लेकिन जब वो उस गेट को टच करता है तो अपने आप ही उसके हाथ वो गेट खोल देते हैं। अगली सीन में हम मिंग फई और नुओ को देखते हैं, जहाँ नुओ से बताती है कि दरअसल जिहांग ने तुम्हें इनवाइट किया था और ये देखकर सीजर ने सोचा था कि वो तुम्हें डायरेक्ट इनवाइट नहीं करेगा, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें एक मेल करने को बोला था, पर उसे तुम्हारे अंदर ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद अचानक से नुओ मिंग फई से कहती है कि तुम्हें भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जिस पर मिंग फई कहता है कि तुम लोगों ने बढ़िया प्लान किया है, जरूर सीजर ने ही तुम्हें यहाँ मुझे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवाने के लिए भेजा होगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से ज्वाइन नहीं होने वाला। पर तभी नुओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें अपनी तरफ से इनवाइट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरा भी एक छोटा भाई हो। मिंग फई ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारी और सीजर की शादी होने वाली है, जिसके जवाब में नुओ कहती है कि भले ही मैं सीजर से शादी कर लूं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मैरिज होगी, इसीलिए हम दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग है, और अगर तुम मेरे छोटे भाई बन गए तो मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, जिससे तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। जिस पर मिंग फई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे आज बचाने क्यों नहीं आए, जब फिंगर के साथ डांस करके मैं सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था। तो नुओ इसके जवाब में कहती है कि मैं तुम्हें बचाने जाने ही वाली थी, पर सीजर ने मुझे रोक लिया और मुझसे बोला कि अगर मिंग फई सच में ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा है तो वो इससे खुद ही बाहर निकल जाएगा। इसके बाद नुओ कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान की गिफ्ट पाने के लिए आई थी, जिस पर मिंग फई पूछता है कि क्या वो इंसान सीजर है, तो नुओ उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं हर साल उसके गिफ्ट का इंतजार करती हूँ और उससे एक गिफ्ट पाकर पूरे साल खुशी से रहूंगी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक फ्लावर भी चलेगा। और तभी वहाँ पर आसमान में फायरवर्क्स जलने लगते हैं, जो देखकर नुओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आसमान में देखकर वो अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश करके रोने लगती है और अपनी मॉम का नाम लेती है। ये सुनकर मिंग फई समझ जाता है कि नुओ जिसके गिफ्ट की बात कर रही थी वो उसकी मॉम थी। इसके बाद मिंग फई नुओ से कहता है कि जैसा आपने बोला था मैं आपका छोटा भाई बनूंगा, और ये सुनकर नुओ भी खुश हो जाती है। अगली सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने अनजाने में डोर खोल दिया होता है। आगे वो जब उसके अंदर जाता है तो एक बहुत बड़ी जगह पर बाहर निकलता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर शार्क थी। उस शार्क को देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो शार्क उसे बिना कुछ किए उल्टी तरफ चला जाता है। आगे वो एक और गेट के सामने आता है, पर अपने कार्ड की मदद से वो यहाँ से भी अंदर आ जाता है। आगे हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो उस बोन ब्रीडिंग वेस को देखकर कह रहे थे कि आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने खुद ड्रैगन किंग नॉर्टन को पकड़ लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर छुपकर प्रिंसिपल और उस बोन ब्रीडिंग वेस को देख रहा होता है। आगे जब सब लोग प्रिंसिपल को ये सेफ है या नहीं इस पर सवाल करते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये अभी सेफ है, क्योंकि वेस के अंदर वो अभी तक जागा नहीं है और हमने ड्रैगन किंग के दोनों पावर ब्रोंज और फायर को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अभी उसका जागना नामुमकिन है। इसी के साथ वो अभी जिस एग सेल में है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ड्रैगन किंग को खुद इसे तोड़ने में काफी मुश्किल होने वाली है। पर तभी कुछ लोगों की नजर एग के ऊपर आए क्रैक के ऊपर जाती है, जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि जब प्रोफेसर को ये मिला था तब एक ग्रेट इन सॉल्यूशन भी मिला था और सिर्फ उसी से इस एग को तोड़ा जा सकता है। तभी नॉर्मा एग की एनआरआई रिपोर्ट सबको दिखाती है, जिसमें सब ये देखकर शॉक्ड थे कि उस वेस के अंदर 2 चेंबर थे, लेकिन एक चेंबर बिल्कुल खाली था, जो देखकर प्रिंसिपल कह रहे थे कि इस एग पर जो टूटने का निशान है वो ग्रेट इन सॉल्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि एक अंडे से जब कोई पैदा होने वाला होता है उसके निशान है, मतलब उस एग से कोई बाहर निकल गया है। तभी वहाँ एक आदमी एग को तोड़ने को कहता है, जिस पर प्रिंसिपल उसे एक नाइफ देकर वहाँ से उसे और उसके लोगों को निकल जाने को बोलते हैं। अब इसके बाद जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो वो लड़का इस मौके का फायदा उठाकर उस वेस के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि जैसे कोई लड़की उसे बुला रही हो, पर वो उन पर ध्यान न देकर उस एग के पास चला जाता
जाता है और उसके कुछ पिक्चर्स ले लेता है, लेकिन फिर जब उसकी नजर उस एग के टूटे हुए हिस्से पर जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ अंदर उसे बुला रहा हो और वो वहाँ से नीचे गिरकर दूर चला आता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से ये काम बिना पूरा किए ही चला जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉटल पर जाती है जो इसके पॉकेट से गिर गया होता है और ये उसे उस लड़की ने दी होती है, पर वो लड़का उस बॉटल को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम उसके फोन को देखते हैं जो पानी में गिर गया था। वो लड़की उससे कह रही होती है कि तुम्हें आखिर में उस बॉटल से ग्रेट इन सॉल्यूशन को एक पर डालना है, पर तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि उस बॉटल को उठाकर एक के पास जाने के लिए कार्ड स्वाइप करता है, जिस पर नॉर्मा इसके बारे में अलर्ट करने वाली थी कि वो आदमी नॉर्मा को चुप होने के लिए बोल देता है, जिसके बाद नॉर्मा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद वो आदमी उस एक के पास जाकर उसमें उस सॉल्यूशन को डाल देता है और कुछ इनकार्नेशन बोलने लगता है, जिससे वो एक पूरी तरह से टूट जाता है। इधर सीजर और मई एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहाँ मई बहुत तेज मूव कर रही थी और सीजर अपनी आंखें बंद करके उसके मूवमेंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब मई उसके ऊपर अटैक करती है तो सीजर उसके अटैक को रोककर उसके साथ फाइट करता है। आगे मई अपने हेयर पिन से एक इल्यूजन बनाकर दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करती है, पर सीजर उसे पहचान लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद सीजर को फील होता है कि जैसे मई उसके चारों तरफ हर जगह है और हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करते जा रही है। और जब वो सीजर के ऊपर अटैक करती है तो सीजर रियल मई पर अटैक करके हर तरफ के अटैक्स को रोक लेता है, लेकिन फिर मई उसके सर पर गन रख देती है, जिस पर सीजर कहता है कि हमने स्वॉर्ड से फाइट करने का डिसाइड किया था। जिसके जवाब में मई कहती है कि तुम लड़कियों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हो, पर तभी अचानक से वहाँ एक लड़के की आवाज आती है, जिसके असर से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और सीजर और मई की फाइट वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद मई सीजर को लाइट ऑन करने को बोलती है और जब सीजर नॉर्मा को लाइट ऑन करने के लिए कहता है तो नॉर्मा उसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो किसी के फुटप्रिंट्स देखता है, जिस पर सीजर कहता है कि अगर ये एक इंसान की फुटप्रिंट है तो वो जरूर 1.6 मीटर का होगा और उसने इस वॉल को एक झटके में पिघला दिया, मतलब उसका टेम्परेचर सन के सरफेस जितनी होगी। फिर मई उससे पूछती है कि क्या तुमने कॉलेज में कुछ छुपा कर रखा है, जिस पर सीजर कहता है कि अभी ये समझाने का समय नहीं है और मैंने बहुत देर से अपना कोटोडोमा चालू रखा था, इसीलिए अगर वो मेरे पास भी आता तो मुझे पता चल जाता। तो मैं उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब वो एक इंसान नहीं है। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।